जी तो जैसे मेरे दादाजी हो गए, मेरे फादर हो गए, मेरे नाना जी हो गए, जी तो ये काफ़ी मतलब उनकी आंखें नम थी, अच्छा लगा उन सब आए। और जी। बहुत सारे वैसे लोगों को भी आए जो जिनको मैं जानता नहीं था। यहाँ आए भी है, माहौल तो दोनों तरफ से यहाँ प्यार मोहब्बत भी है, कहीं हम देख रहे हैं, और बहुत सारे इसके अलावा भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें। तो मतलब उस परिस्थिति को कैसे आप हैंडल करते हैं? मैं घंटे के हिसाब से तो नहीं पढ़ता, पर जैसे कुछ टारगेट्स होते हैं कि जी। आज इतना पढ़ना है, कि ये चीज़ करनी है, न्यूज़पेपर पढ़ना तो है। इस वीडियो के लिंक में सर का टेलीग्राम चैनल हम लिंक कर देंगे, जिससे वहाँ पर आप डायरेक्ट जाकर अपनी कन्फ्यूजन, अपनी क्वेरी सर से जुड़कर अपनी दूर कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया है और डेली हम एक एक वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस समय हम दिल्ली के करोल बाग में हैं और हमारे सामने हैं आज के हमारे गेस्ट शांतनु सर। इनका यूपी पीसीएस 2022 में डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर 11वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुए। आज हम सर की जर्नी के बारे में जानेंगे और इसमें प्रीलिम्स और मेन एक एक करके सब स्टेजी, छोटी छोटी मिस्टेक एक एक करके सब कवर करेंगे। और सर फ्रेंड्स, इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कोई भी क्वेरी हो तो हमें आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए, जिससे हम आपके क्वेश्चन उठाएंगे और आगे आने वाले वीडियो में हम पूछेंगे। तो सर, हमारे तरफ से आप जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनकी तरफ से आपका अपना कीमती समय देने के लिए आपका स्वागत है, वेलकम है। थैंक यू। तो सर, पहला क्वेश्चन एक बार फिर से रहेगा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं, इसके बारे में बताइए। मेरा नाम शांतनु कुमार सिंहवार है जी। और मैं भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। जी और मैंने जो ग्रेजुएशन है वो एनआईटी जालंधर से की है और इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में की है। जी। सर, आपने एनआईटी से पढ़कर बीटेक करके इतनी अच्छी डिग्री लेकर आप जॉब में नहीं गए, पैकेज तो मिला ही होगा आयोग की, लेकिन आपको सिविल सर्विसेज में तो कैसे, क्या मोटिवेशन रहा किया? सिविल सर्विसेज का मोटिवेशन ये था कि जैसे मैं कॉलेज में था तो वहाँ पे एक बदलाव इनिशिएटिव था, जी तो उसमें मैं काम कर रहा था, वो सोशल सर्विस कर रहा था। जी पर उससे कुछ ज़्यादा मतलब जो इम्पैक्ट था वो ज़्यादा बहुत ही कम लिमिटेड था, काफ़ी लिमिटेड था। जी जी तो एक मोटिवेशन ये भी था जी। और दूसरा ये है कि जो सिविल सर्विसेज है वो काफ़ी मतलब डाइवर्स अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जी ताकि अच्छे से मतलब मिलियंस की लाइफ में हम कुछ इम्पैक्ट कर सकते हैं। जी। तो एक ये भी है और बाकी धीरे धीरे जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो सो सर, आप जानना चाहेंगे कोई आपका सोशल मीडिया अकाउंट है जो तैयारी स्टूडेंट कर रहे हैं, वो कैसे मतलब आपसे अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं? आप कोई क्वेश्चन, उनकी क्वेरी है, कोई आपका अकाउंट है सर? टेलीग्राम पे है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उससे जुड़ सकते हैं आप मुझसे। सो फ्रेंड्स, कोई भी आपकी क्वेरी हो, जो कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है जो सर से पूछना है, तो इस वीडियो के लिंक में सर का टेलीग्राम चैनल हम लिंक कर देंगे, जिससे वहाँ पर आप डायरेक्ट जाकर अपनी कन्फ्यूजन, अपनी क्वेरी सर से जुड़कर अपनी दूर कर सकते हैं। उससे भी इंटरेस्ट काफ़ी जगने लगा, सिलेबस हो गया, ये भी देखा जी। तो ये सारे फैक्टर्स। सर, आप यूपीएससी का भी प्रिपेयर करते हैं इसके साथ साथ? हाँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं और अभी मेरा इंटरव्यू है 26 ये 2022 का आपका 26 मई को इंटरव्यू है सर? 26 अप्रैल को है। अप्रैल को ही है अभी है मतलब 8 दिन है। तो सर, इस एग्जाम में आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या रहा? मेरा मीडियम इंग्लिश है और इंटरव्यू का मीडियम वैसे इंग्लिश था, पर उन्होंने हिंदी में क्वेश्चन पूछे तो हिंदी में रिप्लाई दिया जी और इंग्लिश में पूछे तो इंग्लिश में रिप्लाई जी। यहाँ दिया। से और ऑप्शनल मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रेट। जी। सर, यहाँ तैयारी कर रहे हैं इस समय दिल्ली में, तो कितने समय से आप तैयारी यहाँ दिल्ली आए और कितने समय से तैयारी कर रहे हैं, किस साल में आए? मैं यहाँ 2018 में जैसे ही मैं पास आउट हुआ अपने कॉलेज से, जी। फिर यहाँ दिल्ली आ गया था 2018 जी और तभी से मैं इस प्रिपरेशन यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था और उसी की नॉलेज से मैंने यूपीपीसीएस भी दिया। तो यूपी पीसीएस में आपका कितने अटेम्प्ट दिए, कितने टाइम्स, और ये यूपीएससी में आपका कौन सा अटेम्प्ट है? यूपीएससी में ये मेरा 4th अटैम्प्ट है और यूपीपीसीएस में ये मेरा 3rd अटैम्प्ट है जी और फर्स्ट मेंस फर्स्ट इंटरव्यू दोनों में ही है। मतलब यूपीपीसीएस में तो 11th रैंक मिली है जी और यूपीएससी में अभी 26 को इंटरव्यू है, तो उसके बाद प्रेजेंट जी। सो सर, जानना चाहेंगे कि आप कोई कोचिंग लिए थे इस जर्नी में या फिर आप सेल्फ स्टडी से यहाँ तक पहुँचे? मेरा जैसे मैंने बताया पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑप्शनल था, तो मैं जी। सुब्ररंजन मैम हैं यहाँ पे करोल बाग में ही है उनकी कोचिंग, तो उनसे मैंने पॉलिटिकल साइंस की कोचिंग ली थी। उसी के साथ साथ उनके यहाँ पे जीएस भी 2-3 सर थे, उनसे जीएस पढ़ा था। उसके अलावा मैंने मतलब काफ़ी टेस्ट सीरीज़ वगैरह खुद से की और जो रेफरेंस बुक आती है मार्केट में वो सारी करी और मैंने अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए। सर, एक क्वेश्चन हमारा हर स्टूडेंट से रहता है
कि मतलब पिछले आपने बताया अभी कि जो है कि 4th अटेम्प्ट यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में भी आपका कौन सा अटेम्प्ट तीसरा प्रयास में आपको सफलता फाइनली एसडीएम मिली गई। लेकिन सर फाइनली वो पिछले ईयर्स की अगर बात करें तो क्या कमियां रहीं जिससे नई सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो इन 2-3 सालों में अपने आप को कैसे ग्रोथ किया, क्या मिस्टेक रहा जो न्यू स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए? जैसे मैं जब मेरा दूसरा अटेम्प्ट था उसमें मेरा जीएस तो हो गया था, 98 मार्क्स के आसपास मेरे थे और 92.5 कट ऑफ, पर उस टाइम पे सी सेट रह गया था मेरा। सी सेट में 55 मार्क्स थे, 66 चाहिए थे, तो ये काफ़ी बड़ा सेटबैक था। और इसमें कहीं ना कहीं कमी यही रही कि मैं सी सेट को इग्नोर करता रहा कि एनआईटी से पढ़ लिया हूँ तो मतलब सी सेट तो हो ही जाएगा, उस तरीके का नोशन था। फिर बाद में पता चला कि नहीं, मतलब दोनों ही चीज़ करनी पड़ेगी। तीसरे अटेम्प्ट में मैंने सी सेट पे मतलब ज़्यादा एक्सेस में फोकस कर दिया था, तो सी सेट में तो काफ़ी मार्क्स बाउंस कर गए थे, अराउंड 103 के आसपास थे। और जीएस फिर रुक गया था थोड़ा मार्जिन से, और ये जो चौथा अटेम्प्ट है यूपीएससी में और इसमें हो गया था। और यूपीपीसीएस में मेरा सी सेट नहीं रुका था एक भी बार, और जीएस में पहले अटेम्प्ट में कुछ 1 या 2 नंबर से जीएस रह गया था। दूसरे अटेम्प्ट में मैंने क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए थे, तो मतलब 3-4 नंबर से दूसरे अटेम्प्ट में रह गया था प्रीलिम्स। तीसरे अटेम्प्ट में हो गया। सो सर आप यहाँ दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहे हैं और जनरली बच्चे अगर कहते हैं कि यदि कलेक्टर बनना है तो दिल्ली जाना ही पड़ेगा, तो इसे आप कहाँ तक सच मानते हैं? एक जो रूरल बैकग्राउंड से बच्चे करते हैं तो उन्हें क्या सजेशन देना चाहिए, दिल्ली आना चाहिए या फिर नहीं? मैं तो यही कहूँगा कि मतलब ये प्रिपरेशन गांव से भी हो सकती है, सिटी से भी हो सकती है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से भी हो सकती है जी। और दिल्ली अगर अफोर्ड कर सकते हो तो यही है कि टेस्ट सीरीज वगैरह ये सब मिल जाता है। पर मैं फिर भी यही कहूँगा कि घर से भी तैयारी हो सकती है, क्योंकि जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसने काफ़ी स्टडीज़ को काफ़ी रेवोल्यूशनाइज कर दिया है अभी जो करंट टाइम में। और घर से भी आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह दे सकते हो, उसके साथ साथ में अपने आंसर्स लिख के ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हो, तो मतलब घर से भी तैयारी करी जा सकती है। पर यही है, घर पर एक प्रॉब्लम ये होती है कि मतलब काफ़ी टेंस माहौल होता है तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। अगर आपके घर में पीसफुल माहौल है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं और बिल्कुल सिलेक्शन घर से भी हो सकता है, बहुत लोगों का हुआ भी है और आगे भी होगा। जी। सो सर यहाँ पर आकर कितने घंटे तैयारी कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, या इस माहौल तो है जैसे बताया? मैं घंटे के हिसाब से तो नहीं पढ़ता, पर जैसे कुछ टारगेट्स होते हैं कि आज इतना पढ़ना है, कि ये चीज़ करनी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, जो भी टारगेट्स होते हैं वो मैं ट्राई करता हूँ कि कंप्लीट हो जाने चाहिए। पर कभी कभी नहीं भी हो पाते हैं, कभी दोस्त आ जाते हैं, कभी कॉल्स आ जाते हैं, तो पर ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमाइज हो जाए। और एग्ज़ाम के टाइम पर थोड़ी पढ़ाई काफ़ी इंटेंस हो जाती है, मतलब जैसे कि अभी मैं प्रीलिम्स की भी थोड़ी तैयारी करूंगा जहाँ तक है तो, और प्रीलिम्स की जब तैयारी होगी तो मतलब 10 से 12 घंटे तक चली जाएगी। तो सर तैयारी कैसे, अभी आपने बताया कि टारगेट सेट करते हैं, तो क्या मतलब डेली सुबह उठकर टारगेट करते हैं या फिर शाम को जो सोते समय टारगेट करते हैं? कैसे मतलब एक डायरी पर लिखते हैं कल अगले वाले होंगे ये पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना, डेली टारगेट बनाते हैं या वीकली या मंथली? टारगेट ये है कि जैसे लक्ष्मीकांत हो गई तो लक्ष्मीकांत का जैसे पार्लियामेंट चैप्टर है तो 5 घंटे या 6 घंटे कुछ उस तरीके से जो हर चैप्टर होते हैं। अब कई बार पढ़ लिया है तो पता चल जाता है कि कौन सा चैप्टर कितनी देर में हो जाएगा, कितने पेज पर आवर्स में हम पढ़ सकते हैं, तो उस हिसाब से टारगेट मतलब जैसे कल का टारगेट है तो रात को बना लिया, मतलब दिमाग में रहता है और मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर इस प्रिपरेशन में हो तो, कि कल क्या करना है वो सब दिमाग में रहता है। ठीक है, और अगर नए हो तो लिख सकते हो। सर यहाँ पर जैसे कि बताया कि माहौल है पढ़ने का, लेकिन कल से हम यहाँ आए हुए हैं, माहौल तो दोनों तरफ से यहाँ प्यार मोहब्बत भी है कहीं हम देख रहे हैं, और बहुत सारे इसके अलावा भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें, तो मतलब उस परिस्थिति को कैसे आप हैंडल करते हैं? पढ़ाई का भी माहौल है इधर, उसका भी, दोनों का माहौल है सर। हाँ, ये तो काफ़ी मतलब टफ क्वेश्चन है। मतलब ये इंडिविजुअल की प्रेफरेंस हो सकती है कि किस तरीके से क्या करना है। कुछ लोग मतलब रिलेशनशिप में भी रह के पढ़ सकते हैं और हर इंडिविजुअल का अलग सिस्टम है, तो मैं नहीं कहूँगा कि वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। पर अगर पढ़ाई ख़राब हो रही है तो मतलब मैं तो यही कहूँगा कि पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दे लो। घर वालों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है हम लोगों से। तो यही। तो सर जब रिजल्ट आया तो मतलब कि आपको ऐसा लग रहा था कि ऊपर से हम टॉप करेंगे, वो भी टॉप 10 में ही माना जा सकता है 11वीं रैंकिंग में, तो ऐसा लगा था कि नहीं हम कलेक्टर बनेंगे वो भी टॉप करेंगे? टॉप का तो नहीं सोचा था पर अब यही है, बाकी ये सोचा था कि हाँ कहीं ना कहीं नंबर तो आ जाएगा क्योंकि पेपर्स काफ़ी सही हुए थे यूपी वाले। एक आध पेपर यूपीएससी से भी अच्छा हुआ था यूपी वाला,
तो ये था कि कहीं ना कहीं नंबर आ जाएगा, पर ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था, बिल्कुल 1% भी नहीं सोचा था कि SDM मिल जाएगा। जी ये थोड़ा था कि कहीं DSP मिल जाए, क्योंकि 93 और 94 पोस्ट थे। पोस्ट थी, जी जी। हाँ, तो ये थोड़ा सा सर- दिमाग में, पर सर- SDM का नहीं सोचा। जी सर, रिजल्ट आने के बाद फैमिली रिएक्शन क्या रहा, घर वाले क्या बोले? काफ़ी खुशी हो वो सारे, थोड़ा सा उसको हैंडल कीजिए आप, कैसे सबसे पहले किसको बताएं, मम्मी को, पापा को, और उसके बाद रिएक्शन उनका क्या रहा? सबसे पहले तो रिजल्ट देखने के बाद तो पापा को ही बताए थे, हाँ और पापा काफ़ी खुश थे और उन्होंने बधाई दी। हाँ तो उसके बाद में फ़ोन वोन कर दिया था, हाँ तो उन्होंने सबको बता दिया होगा घर पे, और उनको बहुत सारे कॉल्स आने लगे। हाँ, आप पर भी आने लगे होंगे, फ्रेंड की, हाँ, गाँव वालों की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी काफ़ी कॉल्स आए, और जी। बहुत सारे वैसे लोगों को भी आए जो जिनको मैं जानता नहीं था, और सबने मतलब काफ़ी शुभकामनाएं दी, बधाई दी। जी उसी के साथ साथ में मतलब कुछ लोग मतलब कुछ जो मेरी फैमिली के मेंबर्स हैं, कुछ भावुक भी हुए। जी तो जैसे मेरे दादाजी हो गए, मेरे फादर हो गए, मेरे नाना जी हो गए, जी तो ये काफ़ी मतलब उनकी आंखें नम थी, अच्छा लगा उन सब। जी जी। सो सर, जैसे कि कभी एक फिल्म्स का एग्जाम होने वाला है, इस बार भी PCS का आयोग कि आपको, जैसे अभी आपने बताया कि पूरी उम्मीद नहीं थी कि SDM बन जाएंगे, PCS को फॉर्म भरे ही होंगे। TCS का फॉर्म तो भरा था, इसीलिए कि पता चले कि क्या हुआ है, क्या? पर अब तो वो नहीं देंगे, क्योंकि पूरा टेस्ट तो नहीं था कि अब हाँ, हालांकि बिल्कुल बिल्कुल फॉर्म भरा है, हाँ। अब पेपर नहीं देने जाएंगे। फॉर्म जी। तो मैंने हरियाणा वाला भी भरा था, और EPFO का भी एक एग्जाम होता है उसका भी और- भरा था, और UPSC का भी भरा। तो अभी UPSC का ही आप टारगेट कर रहे होंगे, और आपका इंटरव्यू भी है, और सर आई होप कि इस बार ही आप IAS बने और दोबारा हमको आने का मौका मिले। थैंक यू। देखो भाई अभी क्या रहता है। जी। सो सर, थोड़ा सा जानेंगे कि आप भी तैयारी अभी चल रही है फिल्म्स की, तो कैसे मतलब इस अंतिम दिनों में जो, और UP और PCS वाले भी बच्चे, कैसे आप स्ट्रेटजी बनाते थे UP PCS फिल्म्स के लिए, क्या मतलब रणनीति होनी चाहिए अंतिम दिनों में? जैसे मैं सारा टाइम तो UPSC का पढ़ता था, जी। तो UPSC से जो भी GS का जो भी ओवरलैपिंग पोर्शन था जी। UP PCS का, वो सारा कवर ऑलरेडी रहता था मेरा। हम्म। और UP स्पेसिफिक के लिए मैं क्या करता था कि एक दृष्टि की मैगजीन आती है जिसका आम छपी रहती है, जी वो करता था लास्ट के 7 से 10 दिन जो लास्ट वाले होते थे, उसमें मैं सिर्फ UP स्पेसिफिक करता था। जी। जैसे UP के सेक्स रेशियो क्या है, UP की पॉपुलेशन, कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा है एरिया में, कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जी। और कैसे UP का पॉलिटिकल सिस्टम इवॉल्व हुआ है, तो ये सारी चीज़ें मैं करता था। सर, UPSC की तैयारी और UP PCS की तैयारी मतलब साथ साथ लेकर चलना कितना, आप तो दूसरे स्टेट से राजस्थान से लड़कर UP में ले आए, वो भी SDM बन गए, तो मतलब कैसे UPSC और UP PCS दोनों की तैयारी कैसे मतलब इक्वल दे जा सकते हैं? जैसे अभी UP PCS में ऑप्शनल हटा दिया जी, है, जी। अब से पहले तो एकदम कम्प्लीटली मतलब इक्वल टर्म्स में ही था दोनों एग्जाम, जी जी UPSC और UP PCS। पर अभी यह है कि UPSC की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक ऑप्शनल एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, जी। और बाकी ओवरलैप करेगा UP से। जी और UP के लिए थोड़ा स्पेसिफिक UP में 2 पेपर जोड़े गए हैं जी। जो GS के हैं, जी और वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं कहूँगा कि UPSC अगर बहुत अच्छे से डीप में पढ़ा है जी तो UP का बहुत सारी चीज़ें GS में भी काम आ जाएंगी, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया और इंडियन ज्योग्राफी हो गई, उसमें बहुत सारा हम UP की सारी चीज़ें पढ़ते हैं। जी। 1 मिनट बंद कर, मन कर रहे हैं, वो ऊपर उसे हम कट कर दें, वो तो हो जाएगा, इसका हो रहा है। इसे थोड़ा सा साइलेंट कर दिए या फिर फ्लाइट मोड कर दी, Silent ही कर 4-5 मिनट और सर अच्छा वो बंद कर दिया कि बंद है, उसे कट भी कर देंगे अब वो? हाँ कर लेना, वो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। एक क्वेश्चन का है। अच्छा ये आंसर हो गया था ना? हाँ, ये हाँ। वैसे कर दिया था मैंने हाँ, आंसर। और बस 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, हाँ हाँ जो करो, इम्पोर्टेंट करो, है सर। कोई नहीं करो। और सर आपको भी लग रहा है कि मतलब स्टूडेंट के लिए ही है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल करो करो, कोई कुछ नहीं, वो तो फोन आ गया हम था खुद इसीलिए। तैयारी करते हैं सर। हाँ हाँ ठीक है करो। स्टार्ट कीजिए भी भाई, अगला क्वेश्चन ठीक है। कंटेंट को लेकर आइए, स्टार्ट है। सो सर, जिससे कि आपने फिल्म्स के लिए क्या क्या कंटेंट आपने रेफर किया, और मार्केट में सर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट डाइवर्ट हो जाते हैं, तो जो स्पेसिफिक हो, जो कट ऑफ में आ सकते हैं, कैसे अपने आप को फिल्म्स के लिए और GS के लिए साथ साथ करंट अफेयर क्या चीज़ें आपने फॉलो की? जैसे स्टार्टिंग में तो मैं NCERTs पढ़ी थी, जी। थोड़ी उससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई जी कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सर, NCERT में जैसे किस क्लास की और किस किस सब्जेक्ट की पढ़ी? NCERT मैंने 6 to 10 तो सारी सब्जेक्ट्स जो भी होती जी। हैं, मैथमेटिक्स को छोड़ के, जी पर जब CSET नहीं हुआ था तो उसको भी पढ़ना पड़ गया था। हाँ। तो 6 to 10 सारी पढ़ी थी मैंने NCERTs, और 2-3 बार भी पढ़ी थी। उसके अलावा मैंने रेफरेंस बुक काफ़ी पढ़ी जी। है, और रेफरेंस बुक जैसे सब पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत हो गई,
स्पेक्ट्रम हो गई, शंकर IAS का एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स मैंने विवेक सिंह पढ़ी जी। थी, मेरा इंग्लिश मीडियम। जी उसके अलावा जैसे ऋषिकेश सर पढ़ाते थे, उनके नोट्स थे। जी उसके अलावा 11th-12th की सेलेक्टिवली कुछ कुछ NCERTs पढ़ी थी, जैसे ज्योग्राफी की पढ़ी थी जी और एक पॉलिटी की पढ़ी थी, पॉलिटिकल थ्योरी भी पढ़ी थी। जी उसके अलावा मैंने कुछ कुछ जैसे सेलेक्टिवली कुछ बायो के चैप्टर से एनवायरनमेंट से रिलेटेड 4 चैप्टर पढ़े थे, जी तो सेलेक्टिवली मैंने जी। और सर जो हिस्ट्री पॉलिटी जीएस के लिए और जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपने पढ़ा था या फिर कोई टॉपर नोट्स कोचिंग मटेरियल उसे बता सकते टॉपर मटेरियल तो नहीं पढ़ा मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए। और किसी कोचिंग जैसे ऑनलाइन चैनल्स होते हैं, इनमें कभी कभी जैसे एडिटोरियल एनालिसिस देख लेता था स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर। चैनल सर प्लीज अगर बता सकते हैं। एक चैनल बता सकता हूँ मैं, ओनली IAS का मैं देखता था, जिनका एडिटोरियल एनालिसिस आता है, सुमित सर का। जी डेली सर आता है। हाँ वो डेली आता है, पर अभी मैंने नहीं, अभी काफ़ी टाइम से नहीं देखा हूँ, पर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो वो 1-1.5 साल उनको फॉलो जी। किया, तो काफ़ी बढ़िया बनाते हैं। उनका प्रीलिम बूस्टर भी आता था उस टाइम, जी तो वो देखता था, तो करंट काफ़ी हेल्प। और करंट अफेयर्स के लिए मतलब क्या चीज़ें मैगजीन का क्या चीज़ें पढ़ा करंट अफेयर्स के लिए एक तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ जी। डेली, और काफ़ी टाइम कौन से सा पढ़ा है। न्यूज़पेपर से मैं द हिंदू पढ़ता हूँ वैसे, जी। पर अभी इंटरव्यू है तो इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ रहा हूँ। जी उसके साथ साथ में जो बाकी के न्यूज़पेपर्स हैं इंग्लिश वाले, उनके एडिटोरियल्स जो आते हैं जी उसमें व्यू बनाने के लिए एक वो भी पढ़ता हूँ। जी और उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए मैंने PD 365 जो विजन IAS की आती जी। है वो पढ़ी है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था जो दृष्टि है आँख वाली, वो UP स्पेशल के लिए पढ़ी। जी ये है करंट अफेयर्स। जी। और सर जैसे कि IR के लिए आपने क्या कंटेंट रेफरेंस किया था और जो इथिक्स केस 4 होते हैं उसके लिए इंटरनेशनल रिलेशन जैसे मेरा ऑप्शनल था, जी तो जो सुरा रंजन मैम के नोट्स थे, एक तो उसी से हो गया था, और दूसरा जो IR है वो न्यूज़पेपर जैसे हिंदू में डेली एक ना एक आर्टिकल तो होता है जो इंटरनेशनल रिलेशन पे होता है। अगर बहुत सारे टाइम से पढ़ रहे हो तो एक आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। जी उसके साथ साथ में IR में एक यूट्यूब पे चैनल है प्रशांत धवन सर का, वो कभी कभी देख लेता था, जी पर अभी जैसे इंटरव्यू का टाइम चल रहा है तो मैं काफ़ी मतलब उनको अभी भी फॉलो करता हूँ। जी प्रशांत धवन अच्छा वीडियो बनाते हैं, वो आपने भी देखा होगा। जी जी। तो उसके अलावा सर इन्वायरमेंट के लिए कैसे मतलब अपने आप को क्या चीज़ें पढ़ाएं ये उससे पहले आपने एथिक्स का पूछा था। जी। एथिक्स का मैंने अंसारी सर के लेक्चर्स लिए थे, जी और नोट्स वो भी बनाए थे देखते हैं। हाँ नोट्स भी बनाए थे और उनकी क्लासेस भी मैंने की थी। जी। और उसके अलावा तो सर ethics- फ्री रहती है अंसारी क्लासेस कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं अंसारी का मैंने अंसारी सर का तो कोर्स ज्वाइन किया था मैंने, उनकी यहाँ एथिक्स के स्टडीज का जी। कोर्स ज्वाइन किया था मैंने। जी बाकी फ्री का तो मुझे पता नहीं, देख सकते हैं। आई वुड नॉट से एनीथिंग। जी इन्वायरमेंट के लिए सर एनवायरनमेंट का मैंने शंकर IAS की जो बुक है वो पढ़ी है। जी। सो सर क्वेश्चन एक और रहेगा कि मतलब अपने आप को एक मेंस राइटिंग करते हैं, मेंस राइटिंग कैसे मतलब क्वेश्चन को कैसे इफेक्टिव बनाए, लोगों से अलग दिखे, सारा केवल सर लिखने का ही है, उस पर ही सिलेक्शन है। मतलब एक क्वेश्चन को अथेंटिक होने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे बीच में कोई डायग्राम वगैरह बनाए, इसके अलावा जो इनडायरेक्टली चीज़ें जो हम नहीं पूछ पा रहे हैं जो आप अपने आंसर राइटिंग में करते हैं उसे सर बताइए। जैसे मेरी तो स्ट्रेटजी ये थी कि सारे आंसर मोनोटोनस ना रहें, मतलब जी। एक जैसे ही ना देखें, जी थोड़ा थोड़ा वेरिएशन लेके आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एथिक्स का कोर्ट का आंसर है, तो कोर्ट का आंसर आप मतलब पॉइंट में लिखेंगे तो उसका पूरा फ्लो बिगड़ जाएगा, जी तो उसको पैराग्राफ्स में लिखें, जी ये मेरा पर्सनल मानना है। जी और बाकी जो वैसे क्वेश्चन हैं जैसे रीजंस पूछ लिए, कॉज पूछ लिए, इनको आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। जी उसके अलावा हर क्वेश्चन का इंट्रो और कंक्लूजन बिल्कुल प्रिसाइज लिखें, जो पूछा गया है सिर्फ वही लिखें, फालतू का बिल्कुल ना लिखें। जी कुछ डेटा हो गया, रिपोर्ट हो गई, वो कोट कर सकते हैं। तो इंट्रो कंक्लूजन तो सब में लिखना जी। है, और कंक्लूजन कहीं नहीं होता है तो कहीं वे फॉरवर्ड होता है, जी। तो वो लिख सकते हैं। जी और जो बॉडी पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस जी। पर बिल्कुल फोकस करें, और जो पिन पॉइंट जो पूछा है सिर्फ जी। वही लिखें। जी इररिलेवेंट चीज़ों से खाली मतलब वर्ड्स को ना बढ़ाएं, और वर्ड्स इररिलेवेंट लिखेंगे तो मार्क्स भी। जी। सो सर इस तैयारी को करते समय बीच में कई बार ऐसा भी आया होगा वो क्षण की ऐसा लगा कि नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्या करें, मतलब इस तैयारी करते समय आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले? हाँ मतलब हर स्टूडेंट की लाइफ में ऐसा रहता है कि मतलब कभी कभी ऐसे मूवमेंट्स आते हैं कि अब तो छोड़ दें, क्योंकि लगातार प्रीलिम्स नहीं निकल रहा था, तो कभी कभी लगता था कि यार मतलब कभी पता नहीं, कभी मेंस ही लिख लूँगा मैं, यही बहुत होगा मेरे लाइफ में। हाँ तो कुछ इस तरीके का भी बन गया था एक टाइम पर कि यार मेंस ही लिख लूँ, वही बहुत है, एक आध बार तो प्रीलिम्स निकल जाए। पर
फिर जो मेरी फैमिली सपोर्ट है वो काफ़ी एकदम मजबूत है और वो एकदम स्टील वॉल की तरह मेरे साथ खड़े रहे जी और उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया मुझे और अब भी कर रहे हैं वो। उनका भी सपना है कि कुछ IAS में हो जाए इसका। जी ठीक है, तो फैमिली सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट काफ़ी रहा है उनकी तरफ से, इसीलिए मैं मतलब काफ़ी कॉन्टिन्यूस प्रोलॉन्ग जी टाइम देके और मैं स्टडी में कंसिस्टेंट रह पाया परसेवरेंस के साथ। सो सर आप थोड़ा सा इस समय तैयारी आपकी इंटरव्यू की भी चल रही है, UPSC का इंटरव्यू है आपको अभी कुछ दिन बाद, एक हफ्ते बाद 26 अप्रैल को। मतलब कैसे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? इससे पहले PCS का इंटरव्यू भी दे चुके, तो कुछ सजेशन इंटरव्यू के लिए देना चाहेंगे, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं इसमें? इंटरव्यू के लिए जैसे हमारा क्या है कि सुबह सुबह तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं 3-4, जी फिर न्यूज़पेपर को डिस्कस करते हैं अपने जो दोस्त होते हैं उनके साथ में। जी उसके साथ में ग्रुप डिस्कशन होता है, उसमें काफ़ी क्वेश्चन एक दूसरे से पूछते हैं। जी जैसे एक आदमी बैठेगा और 4 या 5 लोग उससे क्वेश्चन जी। पूछेंगे, 10-10 या 20-20 मिनट उसका टर्न रहेगा। जी तो एक तरीके से वो ग्रुप मॉक टाइप का हो जाता है, वो डेली ऑलमोस्ट होता है। अभी काफ़ी इंटरव्यू पास आ गया तो अभी 1-2 दिन से वो हॉल्ट हो गया है। और उसके साथ साथ में हम ऑनलाइन भी रात को 9 साढ़े 9 बजे से और 11 बजे तक कर लेते हैं, एक वो भी करते हैं इंटरव्यू। और सर मॉक टेस्ट भी आप, मॉक इंटरव्यू जो होता है हाँ, मॉक इंटरव्यूज मैंने UPPCS के लिए तो एक भी नहीं दिया था हाँ, और UPSC के लिए मैंने काफ़ी दिए, जी मतलब वेरियस इंस्टीट्यूशन। जी। और सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे रह गया, कोई भी आपसे मोटिवेशन या इंस्पिरेशन लाइन है जो पोएट्री जो आपको आती है, जो स्टूडेंट तैयारी करने उनके जो उनका नहीं हो रहा है, एक तैयारी को नई उड़ान मिलो, जो कुछ भी आपको आता है सर? एक आता है, जी लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम बढ़ाकर चल, जी। सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल, या तो जान लगा दीजिए या जाने दीजिए। ओह थैंक यू सर, बहुत आपने तो आग ही लगा दिया एक तैयारी नई उड़ान देने के लिए। तो हमारे स्टूडेंट को अपना कीमती समय देने के लिए, हालांकि सर बहुत आपका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और अपना कीमती समय देने के लिए जिसका कोई मूल्यांकन नहीं कर सकते, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि इस बार IAS बने और फिर हमें आने का मौका मिले। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स वो सारी चीज़ें इस इंटरव्यू में कवर किया गया है, और प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक इंटरव्यू एक एक करके, और छोटी छोटी मिस्टेक कंटेंट एक सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके सर ने बताया। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जिससे आने वाले अगले वीडियो में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।